नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या ओडिशा में नवीन पटनायक के दौर की समाप्ति की पटकथा बीजेपी ने लिख दी है? जिस बीजेपी के साथ बिना गठबंधन के भी नवीन बाबू का एक अघोषित गठबंधन बना रहा, कम से कम संसद में तमाम विधेयकों को पास कराने में तो बना ही रहा, क्या उसी बीजेपी ने ओडिशा में नवीन पटनायक का विदाई गीत भी लिख दिया है? और क्या कांग्रेस विरोध में खड़ा बीजू जनता दल कांग्रेस से ही लड़ने के नाम पर मशगूल रहा और इधर बीजेपी ने उसकी सियासी जमीन खींच ली? एग्जिट पोल के नतीजे ओडिशा से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी न्यूज ला रहे हैं। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो ये बीजेपी के लिए कलिंग विजय की तरह होगा। हालांकि कलिंग विजय में बहुत खून बहा था, लेकिन यहां बीजेपी की तरफ होता वोट का बहाव इतना तेज दिख रहा है कि लगता है नवीन बाबू की सत्ता उसमें बह सकती है। ओडिशा बीजेडी और नवीन बाबू पर अभी लंबी चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले एक राजनीतिक घटना का जिक्र करना जरूरी है। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्ष की जबरदस्त रैली हुई थी। जेपी ने बहुत जोरदार भाषण दिया था। भाषण देने के बाद जब वो मंच पर बैठे तो बीजू पटनायक भी वहीं पर थे। उन्होंने जेपी से कहा कि ये आपका आखिरी भाषण ही होगा। इंदिरा गांधी अब शायद ही भाषण देने लायक स्थिति छोड़ेंगी। इस पर जेपी और वहीं बैठे मोरारजी ने एक साथ कहा कि नहीं, इंदिरा ऐसा नहीं करेंगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जवाहरलाल की बेटी हैं। इस पर बीजू पटनायक ने जवाब दिया कि वो जवाहरलाल की बेटी थी, अब वो संजय गांधी की मां हैं। ये संदर्भ आज की ओडिशा की राजनीति पर भी लागू हो रहा है। नवीन पटनायक बीते 24 साल से ओडिशा की बागडोर संभाल रहे हैं। अगर इस बार भी विधानसभा का चुनाव वो जीत गए तो सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। लेकिन सवाल है कि जीतेंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना? एग्जिट पोल में लोकसभा में तो बीजेपी के लिए बम्पर जीत की हवा दिख रही है। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि अब की बार नवीन पटनायक का बंटाधार है, वो पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दरअसल नवीन पटनायक 2000 में एक बार मुख्यमंत्री बने तो फिर सत्ता कभी उनके हाथ से फिसली ही नहीं। इसका श्रेय उनकी साफ सुथरी छवि और प्रो पीपल ब्रांड इमेज को जाता है। तो दूसरी ओर एक बात ये भी जाती है कि वो ओडिशा के सबसे बड़े नेता बीजू पटनायक के बेटे हैं। जिस तरह जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी लोकतंत्र की लोकलाज बचा सकती थी, लेकिन संजय गांधी की मां इंदिरा गांधी नहीं, उसी तरह बीजू बाबू के बेटे नवीन पटनायक से टकराना मुश्किल था। लेकिन एक बार जब वो तमिलनाडु के आईएएस अधिकारी वीके पांडियन के बॉस की छवि में सिमट गए तो उन नवीन पटनायक से टकराना मुश्किल नहीं रहा और बीजेपी ने इसे अपने लिए तुरूप के इक्के के रूप में इस्तेमाल कर लिया। ओडिशा में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, बीजेपी ने इस बार ये चुनाव जिन नैरेटिव पर लड़ा उनमें सबसे अहम मुद्दा यही बनाया कि ओडिशा की राजनीति और सत्ता की विरासत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तमिलनाडु के आईएएस अफसर वीके पांडियन को सौंप दी है। बीजेपी ने लगातार सवाल पूछा कि क्या ओडिशा के लोगों का भविष्य तमिलनाडु का कोई शख्स तय करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका खंडन किया कि उन्होंने पांडियन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, लेकिन कई बार मंडन का लेप इतना गाढ़ा होता है कि खंडन उसको खुरच नहीं पाता। चुनाव के दौरान एक नैरेटिव ये भी बना कि नवीन बाबू की सेहत खराब रहने लगी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में इस मुद्दे को उछाल दिया। बीजेपी जानती है कि नवीन पटनायक के नाम पर ही बीजेडी का सारा आधार टिका है। अगर नेता की सेहत का सवाल लोगों के ज़हन में बैठ जाए तो फिर पार्टी से लोगों की दूरियां बनते देर नहीं लगती। हालांकि नवीन पटनायक ने यहां भी जवाब जरूर दिया कि पीएम मोदी को मेरी इतनी ही चिंता थी तो फिर मुझे एक बार फोन ही कर लेते। बीमारी के शक को हवा इस बात से भी मिलती गई कि पिछले कुछ समय से नवीन पटनायक अपने आवास में ही कैद हो गए थे। यहाँ तक कि पार्टी के तमाम नेता भी उनसे मिल नहीं पाते थे। उन तक सीधी पहुंच सिर्फ पांडियन की ही थी। इससे ये शक बढ़ता गया कि पटनायक की तबीयत नासाज चल रही है, इसलिए वो लोगों से कटे कटे रहते हैं।
इस बीच बीजेपी ने अपने लिए उम्मीदों का दामन छोड़ा नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, जबकि बीजेडी ने 20 सीटें। लेकिन 2019 आते आते बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली और बीजेडी 20 से 12 पर आ गई, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। लेकिन इस बार अगर एग्जिट पोल के अनुमान को देखें तो बीजेडी को 1 से 2 सीटें ही मिलने के आसार दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी को 18 से 20 सीटें, यानी कि क्लीन स्वीप। इन सबके बीच बीजेपी का ग्राउंड पर सतत प्रयास दिखता है। 2019 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, जो 2014 की तुलना में 10 सीटें ज्यादा थी। वहीं बीजेडी को 112 सीटें मिली थी, जो 2014 की तुलना में 5 कम थी। 147 सदस्यीय ओडिशा विधानसभा में बहुमत के लिए 74 सदस्यों की दरकार होती है। आप देख सकते हैं कि तब 5 सीटों के नुकसान के बावजूद बीजेडी बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे थी। फिर भी बीजेपी ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, जबकि आगे उसे बड़ा धक्का लगने वाला था। 2022 में राज्य के 852 जिला परिषद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को केवल 42 सीटें मिली थी, जबकि बीजेडी ने 766 सीटें जीत ली थी। यानी कि पंचायत स्तर पर नवीन पटनायक की पार्टी ने बीजेपी को धो डाला। फिर भी बीजेपी ने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा एग्जिट पोल के रूप में बीजेपी को सुखद अनुमानों से भर रहा है। एक बात और है, ये तो सबको पता है कि नवीन पटनायक की पार्टी में वंशवाद की जगह नहीं दिख रही है। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि नवीन बाबू के बाद कौन? इस कौन पर बीजेडी मौन हो जाती है और यहीं से बीजेपी में ये मंथन शुरू होता है कि क्या बीजेडी की स्थिति भी देर सवेर जयललिता की एआईएडीएमके वाली तो नहीं होनी है, और इसलिए ओडिशा में राजनीतिक रिक्तता को भांप कर उसे भरने के प्रयास में बीजेपी जी जान से जुट गई। हालांकि ये मौका कांग्रेस के पास भी था कि वो अपनी खो चुकी जमीन को वापस ले ले, लेकिन कांग्रेस स्वयं एक असाध्य रिक्तता का शिकार दिखती है और इसलिए ओडिशा में आज की तारीख में किसी एक पार्टी का भविष्य सुनहरा और मजबूत होता दिख रहा है तो वो बीजेपी है। बोले भारत के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।